नमस्कार साथियों, मैं राहुल सवर्णा आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एग्जाम के लिए साइंस का डिस्कशन लेकर आए हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन है, बस जरूरत है आप लोगों को अच्छे तरीका से पढ़ने की। और यकीन कीजिए, यदि इस सेशन का फायदा आप लोग डेली लेते हैं, इस सेशन को अच्छी तरीका से हर एक प्रश्न को आप देखते हैं, तो आने वाले एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे। सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आपको आंसर पता रहता है, यदि आपको लगता है कि यह आंसर आपके हिसाब से ये होना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपके अंदर की कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बिल्ड हो सके। तो आइए मेरे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन जो कहता है, इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझते हैं और समझने के बाद फिर हम लोग आराम से आंसर देते हैं। सबसे पहला ये सवाल आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। तो सबसे पहले तो यहां मेरे दोस्त आपको यह समझना होगा कि सर ये जाइलम होता क्या है या जाइलम वाहिका है क्या। देखिए, आपका प्लांट जो होता है मेरे दोस्त, उस प्लांट में जड़ जो है वो मिट्टी और खनिज लवण को क्या करता है, ये मिट्टी को जकड़े रहता है और मिट्टी से जल और खनिज लवण को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद इस प्लांट में क्या होता है कि इस प्लांट में जो तना होता है, मान लिया जाए ये आपका तना है, तो उस तना के बीच में दो प्रकार की नलिकाएं लगी रहती है। इस तना के बीच में जो है, ये मान लिया जाए ये तना आपका है, तो इस तना के बीच में ये दो प्रकार की नलिकाएं लगी रहती है। इसमें इस एक नलिका को कहा जाता है जाइलम और दूसरे नलिका को कहा जाता है फ्लोएम। अर्थात जाइलम जो है वो एक प्रकार की वाहिका है, अर्थात वो एक प्रकार का ट्यूब है, वह एक नली है जो जड़ के द्वारा अवशोषित खनिज लवण और जल को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये क्लियर हो चुका है कि आपका ये क्या है, तो एक जाइलम है, अर्थात जाइलम एक नलिका है जो जल को नीचे से क्या करती है, ऊपर तक ले जाने का काम करती है, अर्थात जल का वाहन करती है। दूसरा जो इसमें नलिका है वो आपका कौन सा है मेरे दोस्त, तो वो नलिका जो है वो आपका फ्लोएम है। दूसरी नलिका क्या है मेरे दोस्त, तो दूसरा जो आपका नलिका है वो आपका फ्लोएम है। उसका अपना अलग काम है और जाइलम का अपना अलग काम है। तो सबसे पहले आपका ये क्लियर हो गया कि जाइलम का काम क्या हो गया, तो जाइलम का काम हो गया जल एवं खनिज लवण का वाहन करना, अर्थात जल और खनिज लवण को नीचे से अर्थात जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। जबकि दूसरा आपका फ्लोएम है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भोजन का वाहन करना। यानी फ्लोएम क्या करती है कि पत्ती जो आपका भोजन बनाता है, उस पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है कि पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो दोनों का अपना पार्टिकुलर अलग अलग काम हो गया, दोनों अलग अलग नलिका हो गई। जाइलम का अपना अलग काम हो गया जल का वाहन करना, और फ्लोएम का अलग काम हो गया भोजन का वाहन करना। तो सवाल यह था कि जाइलम वाहिका को जलरोधी बनाती है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर ये जलरोधी क्या, जलरोधी का मतलब हो गया जो अपने से होकर जल को बाहर जाने नहीं देता है। तो जो अपने से होकर जल को बाहर जाने नहीं देता है वो आपका जो है जलरोधी होता है। अर्थात ये जाइलम जो है इसमें लगा क्या रहता है, तो जाइलम में जो है आपका लिग्निन लगा रहता है। यानी लिग्निन एक प्रोटीन है, ये लिग्निन लगा रहता है, जिसकी वजह से आपका जाइलम जलरोधी हो जाता है। अर्थात इससे होकर पानी जो है फॉलो तो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ये यहां से जानकारी मिला जो आपको याद भी हुआ कि जाइलम का मेरे दोस्त कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य है जल का वाहन करना। और फ्लोएम का क्या कार्य है, तो फ्लोएम का कार्य है भोजन का वाहन करना। तो यहां से मेरे दोस्त क्लियर था कि जाइलम का अपना अलग काम है, जाइलम का काम होता है जल का वाहन करना, और फ्लोएम का अलग काम होता है, फ्लोएम का काम होता है भोजन का वाहन करना। जाइलम वाहिका जलरोधी बनता है, किसकी वजह से, तो आपको लिग्निन की वजह से। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे,
ताकि आपके दोस्तों तक या बेहतर साइंस डिस्कशन जो है वो पहुंच सके। यदि मैं आपसे सेल्यूलोज की बात करता हूं तो ये सेल्यूलोज क्या है, तो ये इससे प्लांट का जो भोजन बनता है वो प्लांट भोजन के रूप में ये सेल्यूलोज रहता है, और ये सेल्यूलोज जो है ये टूटकर जो है क्या करता है, पौधे के लिए भोजन का भी कार्य करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले प्रश्न को समझेंगे। कहता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लग जाती है। कहता है कि एक बस है, मान लिया जाए ये एक बस है, ये मान लिया जाए एक बस है। अब कहता है कि चलती हुई बस जो है ये अचानक रुक जाती है, अर्थात चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लग जाती है। तो इस ब्रेक लगने से इसके अंदर जो यात्री बैठा रहता है ये यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आप लोगों ने भी गौर किया है कि बस पर मान लें बैठकर जा रहे हैं और बस क्या है, गतिशील है। जैसे ही एकाएक वो ब्रेक लेगा तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गाड़ी का ड्राइवर जब बस में ब्रेक लगाता है तो आपके बॉडी में कुछ उस तरह की ब्रेक नहीं लगी हुई है जिससे कि आपकी बॉडी एकाएक रुक जाए। तो आपका बॉडी गति में था तो गति में ही रहना पसंद करती है, जबकि आपका वो गाड़ी जो है ब्रेक लगने से रुक गई तो आपका बॉडी गति में है, गति में ही रहना पसंद करती है। तो इसी गति क्रम में ये आगे की ओर झुक जाती है जबकि आपका गाड़ी रुक जाती है। तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की दिशा में अर्थात आगे की ओर झुक जाती है या गिर जाती है। इसको किसके द्वारा आप समझा सकते हैं? देखिए यहां पर जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है, इन यहां पर आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहां पर जो कार्य हुआ है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है यहां पर कार्य किया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यहां पर कार्य हुआ है। क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है इस नियम में यही बात बताया गया कि जो वस्तु विराम की अवस्था में रहती है वो विराम की अवस्था में ही रहना पसंद करती है, और जो वस्तु एक समान गति से गति की अवस्था में रहती है वो एक समान गति से गति की अवस्था में ही रहना पसंद करती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो आपके बॉडी में भी सेम यही कंडीशन हुआ कि बस में ब्रेक लगने से जब रुका तो आपकी बॉडी में कोई उस तरह की ब्रेक नहीं थी, इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो आगे की ओर चला गया लेकिन बस वहां पर रुका रह गया। तो आपके नाक में चोट लगा या आप आगे की ओर गिर गए या आप आगे की ओर झुक गए। ये किस नियम में है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। और याद रखिएगा न्यूटन का जो ये प्रथम गति नियम है इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी को जड़त्व के नियम के नाम से भी, जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछी जाती है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस नियम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अतः आपका आंसर क्या होगा? न्यूटन का पहला नियम यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है यदि जो वस्तु विराम की अवस्था में रहती है वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, या फिर एक समान गति से गति की अवस्था में रहती है तो वो एक समान गति से गति की अवस्था में ही रहना पसंद करती है। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो इसलिए मेरे दोस्त आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी जानकारी यहां आपको मिली कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? तो इसी को जड़त्व का नियम कहता है या इसी का नाम है गैलीलियो का नियम। इसी को जो है गैलीलियो के नियम के नाम से गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो यहां तीन नाम के बारे में आपने जाना कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम के नाम से जानते हैं। और न्यूटन का जो ये प्रथम गति नियम है इससे क्या मिलती है? तो इससे बल का परिभाषा, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से किसकी परिभाषा मिलती है? तो इससे बल की परिभाषा मिलती है। यदि न्यूटन के दूसरे गति नियम की बात करते हैं तो इसमें बताया गया F बराबर m इंटू ए, यानी आपका फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को ही उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है बाबू रे? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। और न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है इसको कहा जाता है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के नाम से, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। किसको? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम जो हैं, इस न्यूटन के तीसरे गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजन मिलता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है, इस गति नियम को ही जड़त्व का नियम या इसी को गैलीलियो के नियम के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्त यहां से क्लियर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मेरे दोस्त क्लियर हो गया कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकेगा, तो ये न्यूटन का प्रथम गति नियम होगा। क्योंकि यहां पर इनर्शिया प्रॉपर्टी शो करती है कि यदि वो बॉडी एक समान गति से गति में है तो गति में ही रहना पसंद करती है। उम्मीद करते मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट जो अभी आप देख रहे थे ये 100% आपके दिमाग में चला गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? एकदम आप लोग यदि आंसर इसका जानते हैं, आप समझ पाते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ये सेशन आपके लिए कितना यूजफुल है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा क्या होता है। देखिए ये टेम्परेचर ये सूचित करता है कि जब आप संपर्क करते हैं तो अपेक्षाकृत कम तापमान में जो है उच्च तापमान वाले हीट क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब है कि उस वस्तु की अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी। नहीं भाई, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। तो आंसर ये होगा। यानी सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है m1 द्रव्यमान का और ये ऑब्जेक्ट है m2 द्रव्यमान का। क्लियर? इसका टेम्परेचर जो है, इसका ताप कम है और इसका ताप जो है, इसका ताप अधिक है। एकदम गौर फरमाइएगा बाबू, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो अधिक तापमान से टेम्परेचर जो कन्वर्ट होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो, ये मान ली T1 है और ये T2 है, तो इसका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर होगा। यानी अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जो है वो तापमान जो है वो आपको प्रसारित होती है। यानी अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जो है आपको उष्मा का संचरण होता है। तो क्वेश्चन था उष्मा क्या होगा, तो अपेक्षाकृत कम तापमान की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगा। और वो जो कम तापमान वाला वस्तु है और एक जो अधिक तापमान वाला वस्तु है, जब उसमें ट्रांसफर हीट हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, अर्थात दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो ये नियम आपका हो गया उष्मा संचरण का। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए अगला सवाल कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को, कहता बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया। मान लिया जो बर्फ का एक टुकड़ा है और दूसरा भी एक बर्फ का टुकड़ा। क्लियर? ये दोनों आइस है, ये भी बर्फ का टुकड़ा है और ये भी आपका क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। तो ये कहा कि दोनों बर्फ के टुकड़े को आपस में घसीटा। तो यदि आप इस बर्फ के टुकड़े को इस बर्फ के टुकड़े से आपस में घसीटेंगे तो स्वाभाविक है वहां पर हीट जनरेट होगा। जब भी फ्रिक्शन होता है तो वहां पर उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। कभी भी जैसे आप ऐसे कीजिए, दोनों हाथ को ऐसे ऐसे कीजिए, तो दोनों हाथ को ऐसे ऐसे कीजिएगा जब थोड़ा सा स्पीड से, तो देखिएगा दोनों हाथ लाल हो जाएगा, अर्थात यहां पर हीट जनरेट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का नियम ये होता है कि जब भी फ्रिक्शन होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो स्वाभाविक है वहां हीट उत्पन्न होगा। और जब उष्मा उत्पन्न होगा तो आपको पता है ये बर्फ का टुकड़ा है, ये आइस है, जैसे यहां पर आपका हीट उत्पन्न होगा, जैसे ही उष्मा उत्पन्न होगा हीट इसमें भी उत्पन्न होगा और हीट इसमें भी उत्पन्न होगा। तो जैसे इस दोनों में हीट उत्पन्न होगा तो इस हीट उत्पन्न से क्या गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, ये आपका बर्फ जो है, ये आइस जो है, ये दोनों पिघलना शुरू करेगा, ये पिघल जाएगा। ऐसा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो याद रखिएगा ये काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डेवी। इन्हीं दो बर्फ को आपस में फ्रिक्शन करके, आपस में घर्षण करके, आपस में घसीट करके उसको पिघला दिया, यानी गर्म करके इस बर्फ को गला दिया। ऐसा पहला वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने ऐसा किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका डेविड के द्वारा सबसे पहले ऐसा किया गया था। तो ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, भले ही साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा ये काम आपको डेवी ने किया था। क्लियर बाबू? चलिए अगला प्रश्न है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका तापमान बढ़ जाता है,
यह क्रिया क्या होगा, ध्यान देंगे। कहा था कि जब पानी का लगातार मंथन होगा, मान लिया जाए एक ये क्या है आपका, सपोज कीजिए ये एक बर्तन है, यह एक क्या है, वाटी है भाई, बाल्टी ही समझ लिया जाए। नहीं, तो मान लिया जाए ये क्या है, एक बाल्टी है और इसमें क्या है, पानी है। मान लिया जाए इसमें क्या है, पानी है। तो कहता है कि लगातार इस पानी को क्या किया जाए, इसका मंथन किया जाए, मतलब इस पानी को लगातार तोड़ा जाए। तो स्वाभाविक है जब इस पानी को किसी डिवाइस की सहायता से क्या करेंगे, आप इसका मंथन करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, यंत्र लगाएंगे आप, उष्मा लगाएंगे, सॉरी ये मैकेनिकल डिवाइस लगाएंगे, यंत्र लगाएंगे। तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा हो जो है क्या होगा, इस पानी को लगातार रोटेशन करवाने से वहां पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वह गर्म कर देगा, अर्थात उसको उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। तो सवाल पूछा था कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका तापमान, स्वाभाविक है जब इसका लगातार मंथन करेंगे तो उससे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहता है इस क्रिया में क्या होगा, तो इस क्रिया में आपका यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो आपको उष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो आपको हीट एनर्जी में, यानी यहां पर मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट एनर्जी, यानी यहां पर मैकेनिकल एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी के रूप में क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आंसर होगा कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है ये उष्मीय ऊर्जा के रूप में अर्थात हीट एनर्जी के रूप में हो जाएगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। और कभी भी जैसे झरने की पानी जो गिरती है, तो झरने का पानी गिरता है चूंकि काफी ऊंचाई से, तो वह पानी गर्म हो जाती है, तो यह पानी को लगातार आप मंथन करेंगे तो उसमें हीट हो जाएगा, अर्थात यहां पर जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है वो आपका उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप लोग देखेंगे कई तरह के क्वेश्चन जो है एनर्जी ट्रांसफर से एनर्जी रूपांतरण से पूछा जाता है। जैसे कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, कभी पूछेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है। तो इन सारे पॉइंट को क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप नोट करके लिख लेंगे। यदि सवाल पूछता है आपसे कि बताइए यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा का जब कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा में होगा। जब यांत्रिक ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है तो ये कन्वर्ट कौन करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आंसर याद रखिएगा ये आपका डैनियल्स, ये आपका कौन बदलता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका ये डेनियल सेल हो जाएगा, या फिर इसको ये कह सकते हैं आप ये क्या बोल, ये यांत्रिक ऊर्जा में जैसे कि आप विद्युत कन्वर्ट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो डायनेमो हो जाएगा। क्योंकि डायनेमो क्या है, डायनेमो हो जाएगा, यानी आपका डायनेमो हो जाएगा। क्योंकि डायनेमो क्या है, ये एक डिवाइस है। ध्यान देना बाबू, तो आपका क्या होगा आंसर, तो आंसर आपका डायनेमो हो जाएगा। क्योंकि डायनेमो एक डिवाइस है, एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। फिर कभी सवाल आपसे करता है कि विद्युत ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में जो कन्वर्ट होती है तो इसे कौन करता है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो ये कौन करता है, तो ये आपका विद्युत मोटर करता है। यानी विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ये विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से आपका सोलर प्लेट क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। तो या फिर आपका डेनियल सेल या बोल्टियर सेल क्या करता है, तो वो आपका केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या लाइट एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से कुछ डिवाइस है जो अलग अलग ऊर्जा को अलग अलग ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहां से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस थे जिसको आपने भी देखा और सीखा। कोई कंफ्यूजन बाबू, एकदम आप लोग लगातार कमेंट करते जाइए। यदि आप आंसर को देखते हैं, आप आंसर आपको पता चलता है, आप कुछ सीखते हैं, तो कमेंट जरूर आप लोग कीजिए। देखिए कॉन्फ्रेंस बढ़ेगा,
आंसर यदि आप कमेंट करेंगे तो जो सीखते हैं वो भी कमेंट में लिखा कीजिए। अगला है कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई पर, ध्यान देना, कहता बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन अर्थात साउंड सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? यानी बादल के बिजली की चमक बोले तो इसका मतलब हो गया प्रकाश। यानी जब बादल चमकती है, यानी जब बिजलियां चमकती है तो पहले आपको प्रकाश दिखाई देता है और बाद में जो है गर्जन अर्थात बाद में जो है वो आपको ध्वनि सुनाई देती है। यानी पहले आपको प्रकाश दिखता है और इसके बाद में क्या होती है, फिर आपको ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्यान देना मेरे दोस्त, यहां पर चीजें ये है, जैसे बरसात के मौसम में आप गौर करते होंगे कि जब बिजलियां चमकती है, यानी जब ठनका ठनकता है, बादल गड़गड़ाहट करती है, तो पहले आपको लाइट दिखती है, यानी पहले आपको बिजली दिखती है और फिर बाद में जो है वो आपको साउंड सुनाई देती है। मतलब लगे एकदम चमक गया है, कुछ ऐसा लाइट आ गया, तो पहले आपको प्रकाश दिखा और बाद में आपको क्या मिला, तो आपको साउंड सुनाई दिया। इसका वजह यह है कि आपका प्रकाश की चाल जो है, इसका वजह यह है कि प्रकाश की चाल जो है, ये प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की अपेक्षा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की अपेक्षा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की अपेक्षा अधिक होता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए पहले आपको प्रकाश दिखाई देता है और बाद में ध्वनि सुनाई देती है। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल ग्रेटर देन ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। आप इसको इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो है यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा होता है। इसलिए पहले आपको प्रकाश दिखाई देती है, पहले जो है आपको प्रकाश दिखाई देती है और बाद में जो है वो आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। पहले प्रकाश दिखाई देती है और बाद में आपको ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसा ऑप्शन में क्या, बादल ध्वनि तरंग को रोक लेता है, बिल्कुल गलत है। गर्जन बाद में उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। आंसर मेरे दोस्त ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिया कि यदि प्रकाश और ध्वनि की चर्चा किया जाए, बिजली चमक में इस तरह की चर्चा, या नॉर्मली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, चर्चा किया जाए कि पहले प्रकाश दिखाई पड़ती है बाद में ध्वनि, तो कारण क्या होगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। इसलिए आपको पहले प्रकाश दिखाई पड़ता है और बाद में आपको ध्वनि सुनाई देती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह क्लियर हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगा? ध्यान देना बाबू, यदि स्पीड ऑफ साउंड की बात किया जाए तो आपका जो ध्वनि की गति होगा, यदि ध्वनि की गति की बात किया जाए, स्पीड ऑफ साउंड की बात मेरे दोस्त किया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे ध्वनि की गति सबसे ज्यादा जो है ये आपको ठोस में होता है, इससे कम जो है वो आपको द्रव में होता है और सबसे कम जो है वो आपको गैस में होता है। एकदम गौर फरमाना। यदि वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं, मोशन ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होगा, ठोस में होगा, इससे कम किस में होगा, द्रव में होगा, और सबसे कम किस में होगा, तो गैस में होगा। एकदम गौर फरमाना। यदि ध्वनि की मोशन की बात किया जाए, ध्वनि की गति की बात किया जाए, तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होगा, ठोस में, उससे कम किस में होगा, द्रव में, और सबसे कम किस में होगा, तो गैस में। अब यहां हवा है, ग्रेनाइट है, पानी है, लोहा है, तो क्लियर है आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर आपका लोहा होगा, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा सॉलिड और जिसमें साउंड गमन कर सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको लोहा में ही पाया जाता है, तो आपका आंसर लोहा होगा। इससे कम ग्रेनाइट में होगा, उससे भी कम पानी में होगा, सबसे कम हवा में होगा। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किस में होगा, ठोस में, उससे कम किस में होगा, द्रव में, उससे कम किस में होगा, गैस में। और एक बात नोट करके अपने दिमाग में मेरे दोस्त आप रख लीजिए। कहेंगे सर नोट क्या करेंगे, याद रखिएगा ध्वनि कभी भी
निर्वात में गमन नहीं करती है, निर्वात में गमन नहीं करती है। यानी ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन, यदि साउंड की बात किया जाए, ध्वनि की बात किया जाए, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। इस बात को याद रखिएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में, और निर्वात में कभी भी ध्वनि गमन नहीं करती है। जबकि पता है प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। इस भी पॉइंट को नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने भी आपको बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात में होता है। हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, यदि पूछा जाए प्रकाश की गति के बारे में तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है और ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती है। तो आपका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? लोहा। कोई कंफ्यूजन बाबू? कहीं से भी आपको दिक्कत भी लग रही है? पक्का? चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? अब ध्यान दें, फ्लोएम के बारे में आपको पता है कि फ्लोएम एक प्रकार की नलिका है। फ्लोएम जो है ये एक प्रकार की नलिका है अर्थात वाहिका है। फ्लोएम एक प्रकार की नलिका है अर्थात वाहिका है और ये किसका वाहन करती है? तो ये प्लांट में भोजन का वाहन करती है। ये सब लोगों को पता है, नहीं पता है तो आपको जानकारी मिल गई कि फ्लोएम एक प्रकार की वैसी ट्यूब है प्लांट्स में जो पत्तियां जब भोजन बनाती है तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आपका फ्लोएम करता है। अब सवाल यह था कि फ्लोएम के संबंध में जो आप यहां पर देख रहे हैं कौन स्टेटमेंट गलत है? फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपभोग एटीपी द्वारा होता है, एकदम सही है। अब कहेंगे सर वो एटीपी क्या है? तो आप समझ लीजिए ये एटीपी जो है, एटीपी क्या है? ये आपका एनर्जी शो करता है। इसका मतलब होता है एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। याद रखना मेरे दोस्त, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। यानी एटीपी का फुल फॉर्म हो गया, एटीपी का मतलब हो गया एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो गया। और ये एटीपी क्या है? तो ये क्वांट्स ऑफ एनर्जी है, ये ऊर्जा को शो करती है। तो बिल्कुल सही है, ये फ्लोएम क्या करता है? ऊर्जा उपभोग को बतलाता है, पहला सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी सही है। आपको खोजना क्या भाई? औसत्य। यानी गलत कौन है वो आंसर बताना है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। अगला कहता है फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग, यह बिल्कुल गलत है। ग्यूनोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ये आपको गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुक्रोज के कारण ये परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी सही है। तो आपका एक ये तीनों सही था, सी गलत था, इसलिए आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी। इसके कार्य के बारे में आपने समझा। एटीपी क्या है ये जी आप समझ गए। एटीपी का मतलब हो गया एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। और कई बार आप ध्यान रखेंगे एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है, कई बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, इस बात को याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछता है कि बताइए एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो आपका यहां से आंसर क्लियर है ऑप्शन के हिसाब से। अगला है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना। मान लिया जाए यह कोई एक चिकना सतह है, अब यह चिकने सतह पर लाइट आई और परावर्तित हो गई, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन एक वैसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। देखिए बी की जगह पे सी लिखा है, बी आंसर होगा। प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और याद रखिएगा जब मीडियम चेंज हो जाएगा, जैसे ये कांच का टुकड़ा है और ये मान लिया जाए आपका वायु है, ये वायु है और ये कांच का टुकड़ा है। जब वायु से प्रकाश कांच के टुकड़ा में प्रवेश करेगा, मुड़ेगा, फिर निकलेगा, तो इस तरीके से जब माध्यम चेंज हो जाता है
तो वो घटना प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब एक मीडियम से प्रकाश दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो यह घटना प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन में क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, लेकिन प्रकाश के परावर्तन में मीडियम चेंज नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। चूंकि कहा था टकरा कर वापस लौटने की घटना, मींस दैट वह उसी माध्यम में लौट जाती है। जब उसी माध्यम में लौट जाएगी तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन होगा। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? यानी वाष्प इंजन पहले चलती थी नहीं, तो किस कारण से उच्च होगा? बॉयलर के अंदर निम्न दबाव होगा, बॉयलर के अंदर उच्च दबाव होगा। तो बॉयलर के अंदर चूंकि दबाव बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो क्या होता, तापक्रम जो है वो काफी हाई हो जाता है। यदि आपका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं ये सेशन काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बस आप लोग आंसर, जो भी लोग बाद में देखिए शुरू में देखिए, आंसर कमेंट आप लोग जरूर कीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिए और नित्य प्रतिदिन एक एक क्वेश्चन को देखिए, ना जाने कौन सी क्वेश्चन आपके तकदीर और तस्वीर को बदल देगी। धन्यवाद।